नमो तस्स भगवतो। साथियों, ये भी आपको बता दें कि यहाँ आसपास के खेतों में जब कोई खुदाई होती है या किसी ऊंचे स्थल की खुदाई होती है तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे प्राचीन ईंटें निकलनी शुरू हो जाती हैं। मंत्री जी, आप ये बताइए कि ये जो पूरे इलाके में कहीं भी ऊंचा स्थल खोजा जाता है, ईंटें निकल आती हैं, तो क्या आपको लगता है कि अभी जो कपिलवस्तु के तमाम जो प्राचीन जो बड़े बड़े स्थल रहे हैं, भवन रहे हैं, अगर और जगहों को खोदा जाए तो वो भी निकल आएंगे? वर्तमान में पूरे इस बुद्ध भूमि में जी यानी भारतवर्ष में जी जितने टीले दिखेंगे, हम्म, अगर उन सभी को जो है, जो टीले हैं, डीह बोलते हैं, जी ऊंचा स्थान जहाँ भी होगा जी वहाँ प्राचीन कुछ न कुछ चीज़ें हैं, जी जी दबी पड़ी हैं, जी उनकी खुदाई की जी आवश्यकता है जो है। जी। ये कुआं है शायद है। अच्छा, ये भी कुआं है ना? देखिए, दूर से ही दिख रहा है गोलाकार आकृति। वैसे जब मैं आपका इंटरव्यू ले रहा था भंते जी, जी तो मेरी नज़र यहाँ पे गई कि हम यहाँ पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जैसा लोगों ने बताया तो मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। भंते जी, ये बताइए, जो प्राचीन समय में जो कुएं बनते थे, उन कुओं को बनाने के लिए कौन सा मसाला टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था? वही जो इस बिल्डिंगों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, जी वही। और जितने कुएं बने हुए हैं जी जी प्राचीन, अपने देश का नाम है जी जम्बू द्वीप। जी जम्बू द्वीप जो है, इन कुओं के नीचे, जी जिसको जमवट बोलते थे, जी वो जामुन के ही पेड़ की होती थी। जी तो जामुन के पेड़ की होती थी, उनको बैलगाड़ी के चक्के के जैसे जी उसको बना करके जी और खुदाई करके ऊपर रख करके, जी जी उसके बाद फिर मिट्टी निकालते जाते थे। हम्म और पूरी दीवार धीरे 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 हम्म नीचे चली जाती थी। हम्म पानी जब आ जाता था हम्म। तब बाकी दीवारें ऊपर की खड़ी कर देते थे। अच्छा, ये हाँ। प्राचीन टेक्निक थे। प्राचीन टेक्निक थी। देखिए, भंते जी ने जो है ये कितना जो वास्तुशास्त्र है उसको कितने अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके से कुएं बनाए जाते थे, क्योंकि अचानक ज़मीन आप खोदेंगे तो अब फिर वहाँ से उसकी गहराई में जा करके आप तमाम बुनियाद से चीज़ें शुरू नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऊपर से गोलाकृति बनाई जाती थी ताकि जब मिट्टी निकालने के बाद धंस जाती थी, फिर उस पर जोड़ करके दीवारें। वो इस तरीके का होता था जी कि जब पहले तो खोद लेते थे, जी जी खोदने के बाद जब देखते थे कि अब इसमें जी पसई वगैरह कुछ निकलेगी, जी जी अब वो होगा, जी तब वो जमवट उस पर रखते थे जी जी बना करके। हम्म उसके ऊपर से फिर जो है हम्म। ये उसकी दीवार जो है जी। कुछ खड़ी करते थे, करीब कब इधर छाती के सीने के बराबर। अच्छा अच्छा। फिर आदमी जा करके उसमें जो है उसकी मिट्टी निकालते थे, और कुछ खींचने वाले होते थे, वो निकाल के बाहर जो है वो चारों तरफ से उसके अंदर की मिट्टी जो है निकालते चले जाते थे। तो वो कुआं धीरे 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 वो नीचे बैठता जाता था। हाँ 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 और जब नीचे बैठ जाता था जो है, हाँ मैं जहाँ तक उनको ले जाना होता था, हाँ हाँ जहाँ से पानी का स्रोत मिल जाता था, जी जी वहीं रोक देते थे। जी जी उसके बाद तब ऊपर से दीवार की जुड़ाई जो है कर देते थे, वो कुआं बनकर तैयार। देखिए साथियों, ये कुएं के पास हम लोग आ चुके हैं, और ये कुआं जो है, इसकी जो दीवारों की जो चौड़ाई है, अगर मैं इसको अपने हाथ में पकड़ूं तो ये काफ़ी चौड़ा है। ये कम से कम 3 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई है। और साथियों, जो ये दिख रहा है, ये शायद कुएं पे चढ़ने की जो, हाँ हाँ, उसके जब जिसको स्थान बोलते थे जी, चढ़ने के लिए, यहाँ नहाने धोने के लिए, हाँ, ये चढ़ने का पानी स्थल था निकाल कुएं पे करके जो वो है। करके अपना वो कर लेते थे। तो और साथियों, ये भी बता दें आपको, जो कुएं की जगत होती थी पहले बड़ी बनाई जाती थी। कुएं से लोग पानी निकाल के तुरंत नहाते थे वहीं पर जो है, उसके जस्ट बगल में, ताकि कुएं में भी पानी ना जाए और पानी को दूर लेके भी ना जाना पड़े, और वहीं से पानी लेकर के नहाया जा सके। भंते जी, जी, इसमें भी जो राबिस के जो पलस्तर हुआ है, वही है प्राचीन है ना? वही चीज़ है। साथ अच्छा भंते जी, एक बात और बताइए, जो है हमने तमाम आसपास के ग्रामीणों से ऐसा कहते हुए सुना है कि जो प्राचीन बौद्ध स्थल हैं, जो कुएं हैं या तमाम खंडहर हैं, उससे कुछ हड्डियां भी निकली थी। अरे जब
सदियों से मनुष्य रह रहा है, जी उस समय भी मनुष्य रहे ही होंगे जो है। जी तो वो जहाँ मरे होंगे, जहाँ वो होंगे, तो उनकी हड्डियाँ वगैरह तो सभी जगह बिखरी पड़ी हैं। जी जी जहाँ वर्तमान में हम खड़े हैं, जी अगर तब से खुदाई करेंगे यहाँ, जी तो 10 हड्डियाँ तो यहीं मिलेगी। जी जी 10 हड्डियाँ यहीं मिलेगी। जब से जी ये अस्तित्व में आया है जो है, वो करके तब से जो है जी जी तो ये बिखरा पड़ा है हड्डियों का बहुत ढेर। जी जी साथियों, देखिए बौद्ध धर्म के नुकसान करने के लिए बहुत सारी चीज़ों हमको ऐसा मिलती हैं कि जब बौद्ध धर्म पे हमला हुआ, जैसा डिक्लाइन ऑफ फॉल ऑफ बुद्धिज्म में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लिखते हैं, उसमें ये चैप्टर है क्या रिवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन में जो है, तो वहाँ पे ये भी बताया जाता है कि वहाँ भी बौद्ध धर्म होगा के ना। नुकसान के लिए लगातार बौद्धों पे हमले हुए अब हैं है उसका और बौद्ध स्थलों के आसपास आपको बड़ी संख्या में जो है इंसानों की हड्डियाँ, तमाम अवशेष, इस तरह से वो चीज़ें मिलती ऊंचा हैं। वाला। देखिए भंते जी काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, फिर भी इनके हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि थोड़ा सा धूप भी निकल आया है और हमारे साथ जो है लगातार इंटरव्यू में भंते जी बने हुए हैं। और भंते जी के त्याग का मैं मुरीद हूँ, क्योंकि बौद्ध भिक्षु होना और सब कुछ त्याग देना ये सबके बस की बात नहीं है। भगवान बुद्ध के समय में लोगों ने त्यागा था, क्योंकि भगवान बुद्ध थे, उनके प्रभाव में काफ़ी लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया था, त्याग दिया था। लेकिन 2500 साल का इतिहास बीत जाने के बाद जब तमाम चीज़ें हमारे बीच से विलुप्त हो गई हैं, ऐसे में चीवर पहन करके बौद्ध धर्म का अलग जगाए रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए बुद्धिस्ट समाज से मेरा बड़ा निवेदन है कि बौद्ध भिक्षु का बड़ा सम्मान हमें करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, और बुद्ध विहार जहाँ भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं उनकी लगातार जो है रेनोवेशन के लिए हमें आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए। तो भंते जी, ये आप बताइए जो है कि कपिलवस्तु के इलाके में जो ऊंचे ऊंचे स्थल दिखते हैं, मैं कई बार डाउट करता हूँ यहाँ पे कुछ प्राचीन बौद्ध स्थल होगा, लेकिन जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मुझे सचमुच प्राचीन बौद्ध स्थल मिलते हैं। आपका क्या अनुभव है इस बारे में जो है? अनुभव में यही मैंने जो बताया था जी कि जितनी ऊंची चीज़ें हैं जी उस समय के सब जो है जी प्राचीन उस समय में कुछ रहे होंगे जी और बाद में ऊंचे स्थान वो पड़ गए, जी जी उनको डीह बोलते हैं जी ना। बाद में इसीलिए उसके ऊपर जो है जो स्थान थे जी उनको कहते थे डीह बाबा। जी जी डीह बाबा का निर्माण जो है जी जी ऐसे ही हुआ जो है। जी जो भी कोई भिक्षु रहा होगा उस जगह पर जो है जी वो डीह बाबा के नाम से जी जी मशहूर हो गया जो है। जी ये चीज़ भंते जी, पूर्वांचल में और बिहार के इलाके में डीह बाबा की पूजा होती है। अगर मैं ग्रामीणों से पूछता हूँ कि डीह बाबा कौन थे या डीह राजा कौन थे, तो वो नहीं बताते, बस ये कहते हैं कि डीह बाबा हमारे थे और हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। साथियों, ये जो प्राचीन बौद्ध विहार हैं, स्तूप हैं, इन्हीं को कालांतर में डीह, डीहवा, कोट कोटिया कहा जाने लगा, क्योंकि ये हमेशा ऊंचे स्थल पे बनाए जाते थे और ऊंचा बनाए जाते थे। तो इसीलिए जो है ग्रामीण लोग उनकी याद में, जब स्तूप नहीं रहा और प्रतिक्रांति हो गई, बुद्धिज़्म को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया गया, तब लोगों ने जो है उस स्थल को जो है डीहवा कहना शुरू कर दिया। इसलिए पूर्वांचल बिहार में डीह राजा की पूजा होती है। भंते जी एक हमारे मित्र हैं, आगरा के रहने वाले हैं, कुशवाहा हैं। हमने उनसे पूछा कि आपके कुल देवी देवता कौन हैं, तो उन्होंने कहा हमारे कुल देवी जो है भुइयाँ बाबा हैं। तो हमने पूछा कि आप जानते हैं भुइयाँ बाबा कौन हैं? तब उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा जो भूमि के अंदर हो वो है बाबा, जो भूमि के अंदर वही भुइयाँ बाबा है। तो भूमि के अंदर तो भगवान बुद्ध हैं। तो ऐसा क्या है भंते जी कि बुद्धिज़्म का इतिहास ज़मीन के नीचे है और बाकी लोगों का इतिहास ज़मीन के ऊपर है, ऐसा क्यों है? प्राचीन समय में जी जब बौद्ध धर्म नष्ट हो गया जो है, जी भंते जी तो ये उस समय जी उन ऊंचे स्थानों पर जो है जी वो कुछ डाल करके भिक्षु जो रहा करते थे, जी वो जमीन के अंदर जी एक भूमि खोद करके जी वो स्थान बनाते थे जी अपना मेडिटेशन करने के लिए जो है, जी 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 है ना। तो वो उसमें करते थे अंदर, जिसको कहते सुइयागार। अच्छा अच्छा, सुइयागार। सुइयागार जी जी
शून्य स्थान में जा करके बैठ करके जी जी वो ध्यान करते थे। जी जी। दिन में तो ऊपर रह रहे हैं, सब कुछ है, और उसके बाद वो जा करके जो है तो वो भूइयाँ में भूमि में जा करके खोद करके और उसमें रहते थे। तो इसीलिए वो धीरे धीरे कुछ लोग जो है उसको भूइयाँ बाबा, तो भूमि देवता, बाद में डीह बाबा, जी तो ये सब जो है कालांतर में इसी तरीके से सब बिगड़ करता चला गया जो है। जी 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 ये चीज़ है जी 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 जो भूमि से संबंध, भूमि के ऊपर, जी जी भूमि के नीचे, जी जी यही तो रहेंगे। जी जी जी। बाकी गृहस्थ थोड़ी जो है जमीन के अंदर खोद करके अच्छा बनते जी, बना ये कर बताइए रहेंगे। कि जहाँ पर खुदाई हो रही, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ निकल रही हैं या उनके अवशेष निकल रहे हैं, ऐसा क्यों है कि सबको ज़मीन के नीचे इतना बड़ा हम बिल्डिंग देखकर अभी आ रहे हैं बनते जी, वो खुदाई में निकला, आप यही बताए थे ना, उसका थोड़ा सा हिस्सा आप दिख रहा था, बाकी चीज़ें खुदाई में निकली, तो इसका मतलब उसको तोपा गया था, ढका गया था। हाँ, तो ये तो है ही है। ये ढका नहीं गया होता तो ये सब ज़मीन इतनी ऊंची नहीं हुई होती, जी और उसको ढक दिया गया ताकि जो है वो चीज़ मिले नहीं। जी और बाद में जब वही धीरे धीरे अब लोग शिक्षित हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, जी तो उसको देख रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, जी। पढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हाँ ये ऐसी चीज़ें हैं। मंत्री जी, जिस स्थल पे हम खड़े हैं ये भी वर्गाकार दिख रहा है, और यहाँ पर भी तमाम कंकर पत्थर दिख रहे हैं और पुरानी ईंटें भी दिख रही हैं। यहाँ पर भी कोई कुआं था? नहीं, ये हमको नहीं मालूम, ये जानकारी नहीं है आपको, जो है कुएं की जानकारी नहीं है। वैसे साथियों, जो इस तरह से ऊंचे स्थल होते हैं वहाँ पे कुएं नहीं होते हैं, उनसे थोड़ी दूरी पे होता है। भंते जी, ये देखिए जो है, जैसे हम उस स्थल से आए, बीच में हमको कुआं दिखा, तो जब इसकी बाउंड्री रही होगी प्राचीन समय में, हाँ, तो यहाँ के इसके बीच में बाग बगीचे दिख रहे होंगे जो खाली जगह है, और वहाँ पे लोग जा करके पानी भी पी रहे होंगे, स्नान भी कर रहे होंगे। बिल्कुल। और उस जो कुएं के बगल में छोटा सा ऊंचा स्थल आपको दिख रहा है, हाँ, वो तो बैठ क्या- के उसे नहाने धोने के लिए। क्या पता स्नान कर रहा हो, है ना? बिल्कुल। जी जी, उसमें भी ऊँचा निकल रहा था। उसमें भी ऊंचा निकला है ना। ठीक है भंते जी, आइए। और भंते जी, ये देखिए, यहाँ पे ये बौद्ध स्थल है, बड़ा पवित्र स्थल है, लेकिन यहाँ पे ग्रामीण लोग शौच कर रहे हैं, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जरा सा भी से नज़र नहीं जा रही है। ये क्या ऐसा नहीं लगता कि बौद्धों की आत्माओं के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, या आत्मा ना कहें, या बौद्ध दर्शन के खिलाफ या उसकी स्पिरिट के खिलाफ ये खिलवाड़ हो रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से? पूरे विश्व के जो बौद्धिस्ट आते हैं, जी इन जगहों पर देखते हैं, जी तो वो देख करके कहते हैं कि अगर ये चीज़ हमारे देश में होती, जी हमारे पास होती, जी तो हम इसको क्या से क्या बना दिए होते। लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के सरकार जी कैसी है कि वो इसको जो है अपनी चीज़, धरोहर को, जी जो पूरे विश्व में जी है उसको जो है वो उजागर नहीं करती। जी, जबकि ऐतिहासिक स्थल है। एक ऐतिहासिक स्थल है वो करके जो है। देखिए, ये कोई कृत्रिम या नया नहीं है, ये ऐतिहासिक स्थल है, और ये बात तो भारत सरकार को भी समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई भी धर्म है या बौद्ध धर्म है तो उसको अनदेखा ना किया जाए भारत में, क्योंकि जो प्राचीनताएं हैं किसी भी बिल्डिंग की, इमारत की, बुद्ध विहार की या स्तूपा की या स्तंभ की, उनके अभाव में भारत का इतिहास तो नहीं लिखा जा सकता। भंती जी, ये बताइए कि अगर ये तमाम इमारतें हम देख रहे हैं, प्राचीन स्थल देख रहे हैं, अगर ये नष्ट हो जाएं, जैसे नष्ट करने पे ग्रामीण तुले हुए हैं, लगातार खुदाई उत्खनन जारी है, अवैध कब्जा भी जारी, भारत सरकार पट्टा भी कर दे रही है, जहाँ पे हम खड़े हैं इसके चारों तरफ जमीन पट्टा हो चुकी है, पट्टा हो चुकी है, लोग खेत लगातार जोत रहे हैं, बो रहे हैं। गरीबों लोगों के तो यही पट्टा, तो यही भट्टा दिए थे सब। जी, और ये देखिए, नहीं ग्रामीण मिला। ग्रामीण में होता क्या कि लोग मेड़ काट करके उसकी जोताई बुवाई कर लेते हैं। ये तो स्तूप है, ये तो हमेशा चाहते हैं कि जो जगह मुझे मिली है और उसको जोत लिया जाए ताकि वो मेरे खेत का हिस्सा बन जाए। तो भारत सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राचीन स्थलों को कब्जा कराने का भी एक बड़ा एक षड्यंत्र टाइप का लगता है, जो इस तरह से नहीं होना चाहिए जो है, क्योंकि जो तमाम बौद्ध राष्ट्र है अगर वो इस तरह से हानि देखेंगे तो भारत का समर्थन करना भी तो बंद कर देंगे कि जब आप हमारे बौद्ध स्थलों को इस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हम आपके समर्थन में क्यों खड़े हों। तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी ये भारत के लिए सही नहीं है। साथियों, अब मैं चौथे स्थल पे आया हूँ। ये पचंगवा जगह है, कपिलवस्तु में पड़ता है, और जो अभी हमने आपको एक स्थल दिखाया जहाँ पे कुआं भी है और एक विशाल भवन निकला है, जो प्राचीन भवन जो है शाक्य बंधुओं के निर्मित वो भवन है,
इसकी तरफ इशारा कर रहा है पूरी तरीके से। हमारे बीच में राम कुमार जी हैं, ग्रामीण हैं। जिस स्थल पे हम खड़े हैं, राम कुमार जी, इसको क्या कहते हैं? डीह बोलते हैं इसको डीह बोलते हैं जी। डीह तो स्तूप की तरह होता है, जो गोल गोल होता है, जब भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी गई थी जो है। तो दादा बाबा क्या कुछ बताए हैं इसके बारे में? दादा बाबा हमको कुछ नहीं बताया, खाली यही बोल रहे थे कि डीह है ये। डीह है ना? हाँ। देखिए साथियों, बौद्ध धर्म का इतिहास को जो नुकसान पहुंचाया गया बौद्ध धर्म के स्थलों को, तो लोग तमाम चीज़ों को भूल गए। किताबें जला दी गई, नालंदा की लाइब्रेरी जला दी गई, बहुत सारी चीज़ें। बनते जी हमारे बीच में है, आप कपिलवस्तु में ही रहते हैं। भदंत धम्मप्रिय जी जो है, बनते जी ये तालाब दिख रहा है बगल में जो है, ये डीह के बगल में तालाब है, स्तूप के बगल में और ये तालाब प्राचीन है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले ये तालाब बहुत बड़ा रहा होगा जी इतना ही छोटा नहीं रहा होगा। जी जी आज तो ये गढ़ई हो गया छोटा सा वो करके, जी। ये बड़ा रहा होगा। तो तालाब किस लिए बनवाए जाते थे? तालाब बनवा दे ताकि उसमें पानी इकट्ठा रहे, जी और जहाँ कुएं नहीं हो तो वहाँ से पानी लेके नहाना धोना, जी ये सारे काम को जो करते थे जो है। जी। तो इस तरीके से ये बड़े बड़े तालाब होते थे, पानी इकट्ठा रहता था, उसी से कपड़े धोना, नहाना, ले आना, ये सब करते थे। तो भंते जी, जैसे ये जो सड़क दिख रही है सामने जो है, उधर आप कैमरामैन दिखाएंगे सड़क को जो है, ये सड़क कपिलवस्तु को जोड़ती है, जो स्तूपा है। मात्र यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे होगा, बड़ी मुश्किल से जो है। और ये स्तूपा भी है, और ये तालाब भी है, और ये एरिया भी है। भंते जी, जब आप ये पंचगवा जो है, जो 5 स्तूप आपको दिख रहे हैं, स्थल दिख रहे हैं, ये तो देखने में लग रहा कि 2-2.5 वर्ग किलोमीटर में, क्योंकि इसका स्थल तो छोटा सा भले ही दिख रहा होगा, लेकिन इसकी जो बाउंड्री रही होगी वो बड़ा रहा होगा, बड़ी रही होगी। तो भंते जी, क्या इसमें कमल के फूल वगैरह भी लगाए रहे होंगे प्राचीन समय में? जरूर रहे होंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ कमल के, हाँ बिल्कुल जी रहे होंगे, उसकी महत्ता रही है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भंते जी, और इसी तरीके से हम तमाम प्राचीन बौद्ध स्थलों को आपको दिखाएंगे। और भंते जी काफ़ी एजेड हैं और हमारे साथ लगातार 2 घंटे से बने हुए हैं। तो भंते जी, आप जाएं जो है और आप विश्राम करें। अभी हम एक और बौद्ध स्थल है, उसके बारे में आपको दिखाना चाहेंगे। साथियों, मैं पचंगवा गांव के 5वें स्थल पे हूं, और उसके जस्ट बगल में ये तालाब है, और ये तालाब जो है बहुत कुछ कह रहा है। हमारे साथ इस गांव के, पचंगवा गांव के राम कुमार जी हैं, जो कपिलवस्तु के पास में है। राम कुमार जी, ये बताइए, जो ताल दिख रहा है आपको, जी जी। ये नया ताल है कि पुराना ताल? बहुत पुराना ताल है ये। कितना पुराना होगा? हम लोगों को से लगभग, दादा बाबा को जानकारी है सबको जानकारी है कि कितना पुराना होगा? हाँ, सबको। ये प्राचीन तालाब हाँ, है। बस ये है। चलिए, इसमें खम्भा भी था 4। इसमें 4 खम्भा था? जी। अच्छा। वो क्या नाम है, सखुआ का खम्भा रहता है ना, हाँ हाँ। उसमें 4 खम्भा था। इसमें भी है अभी। अच्छा, खम्भा है इसमें? हाँ। तो पत्थर का था कि सीमेंट का था? नहीं, लकड़ी का था। लकड़ी का था जी 4 खम्भा। जी। तो साथियों, देखिए, जो अशोक स्तंभ रहे हैं, या अशोक स्तंभ के याद में बहुत सारी जो लकड़ियों के, मिट्टी के, इस तरह चीज़ें बनती रही हैं। इस जो पचंगवा है, जो 5 बौद्ध स्थल हैं, इनके पास 2 तालाब हैं। एक तालाब जो है पश्चिम और उत्तर दिशा में है, एक तालाब इन जो प्राचीन बौद्ध स्थल हैं इनके पूर्व दिशा में है। दक्षिण साइड में भी है। दक्षिण साइड में भी तालाब है जी, ये सामने। वो सामने तालाब दिख रहा है जी। साथियों, कुल 3 तालाब हैं यहाँ पे। हमारे कैमरामैन जूम करके दिखाएंगे। जो ये पेड़ दिख रहा है, वो पेड़ का जो हिस्सा है वो तालाब वाला हिस्सा है। तो साथियों, ये जो प्राचीन बौद्ध स्थल होते थे, ये पानी की प्रचुरता के लिए भी जाने जाते थे, और तमाम वहाँ पर यात्री भी आते थे, और बौद्ध भिक्षु भी निवास करते थे पानी पीने के लिए। क्योंकि पानी पीने का संघर्ष बहुत पुराना है। दुनिया के तमाम सभ्यताओं के निर्माण के लिए पानी बहुत बड़ी जो है, एक तरह से जिम्मेदार तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि ये कहूँगा उसका बड़ा रोल रहा है, उसकी भूमिका रही है। ये देखिए, पेड़ आपको बांस के पेड़ दिख रहे हैं, और ये जो बांस के पेड़ हैं, राजगीर में एक बुद्ध विहार था जिसका नाम था वेणुवन विहार, जिसको राजा बिंबिसार ने बनवाया था, जहाँ पे तथागत बुद्ध अपने बौद्ध भिक्षु संघ सारिपुत्र, मोगलायन वगैरह के साथ रहते थे। यहाँ पे स्वास्तिक एक चरवाहा बच्चा भी रहता था, और राहुल भी रहते थे। साथियों, इस बौद्ध स्थल की लगातार ग्रामीण लोग कटाई कर रहे हैं, और यहाँ से मिट्टी लेके जा रहे हैं, और ये मिट्टी जो है काटी जाने की वजह से बहुत सारे अपने अस्तित्व को खोती हुई चली जा रही है। और
यहाँ पे लोग तमाम ग्रामीण लोग जो है आस के गंदगी फैला रहे हैं। और फसलों की जब कटाई हो रही तो ग्रामीण लोग फसलों के जो रॉ मटेरियल है उसको फूंक दे रहे हैं, और तमाम आसपास की जो यहाँ पे रहने वाले हैं पेड़ पौधे वो भी जल रहे हैं, और तमाम बौद्ध आकृतियाँ यहाँ से नष्ट होती चली जा रही हैं। साथियों, जो ये मेड़ दिख रहा है ये मेड़ नहीं है। अगर आप इसको देखेंगे मेड़ की तरह, कैमरामैन मेड़ को दिखाएंगे, ये मेड़ नहीं है, ये इसी बौद्ध स्थल का हिस्सा है। इस स्थल की ज़मीनों की खुदाई हो गई है इसलिए वो मेड़ की तरह दिख रहा है, वरना वो इसी का हिस्सा था। जो हमारे कैमरामैन दिखाएंगे यहाँ पे कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, और लगातार जो है यहाँ से जो है ईंट पत्थर ईंट वगैरह निकल रहे हैं इस स्थल से। जो है ये बौद्ध स्थल जो है बहुत कुछ कह रहा है कि ये लगातार पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कुदाल का इंतज़ार कर रहा है कि यहाँ पे आएँ और इसकी खुदाई हो। हमारे कैमरामैन इधर आ जाएंगे जो है, आइए 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 आइए। साथियों, इस पर बहुत सारे आम के पेड़ भी हैं, और बौद्ध साहित्य में जो है आम्रपाली का जिक्र आता है। अम्बपाली उनका नाम था, और आम्रवन की वजह से नाम उनका अम्बपाली पड़ा। देखिए साथियों, जो है यहाँ पे राम कुमार जी, यहाँ पे ईंट पत्थर हैं, ये कैसे जानकारी हुई आपको? सर हम लोग ने जब आदमी हुआ एक लड़का निकाल रही थी। अच्छा, ये लाश रखी हुई है यहाँ, अच्छा। तो जब खोदे तो यही सब ईंट निकला यहाँ से। देखिए राम कुमार जी बता रहे हैं कि कोई बच्चा यहाँ एक्सपायर हो गया था, उसको इसी स्थल पे ला करके उसको दफन किया गया, और जब इस स्थल की खुदाई हो रही थी तो यहाँ से ईंट निकले। अभी मौजूद है ईंट। अच्छा, कौन ईंट निकली थी दिखाएंगे? ये वाली ईंट देखिए देखिए साथियों, ये ईंट काफ़ी चौड़ी है और काफ़ी मजबूत है। इस पर कोई नंबरिंग नहीं है, क्योंकि जो प्राचीन ईंटें होती थी ये हाथ पथुआ ईंट है, हाथ से पाथा हुआ ईंट है, और इस पर नंबरिंग, जैसे आज के जो भट्ठे में ईंटें बनती हैं उस पर नंबरिंग होती है, प्राचीन जो ईंटें होती हैं उस पर नंबरिंग नहीं होती थी। और ये काफ़ी मजबूत है, देखिए गिराने के बाद भी नहीं टूटा। कई ईंट निकाल दिए इसको। देखिए ये एक साबुत ईंट, देखिए ये जो साबुत ईंट है ये तो टुकड़ा वाला ईंट था। ये जो ईंट है देखिए ये थोड़ा उबड़ खाबड़ भी है, और प्राचीन जो ईंटें होती थीं वो आज के ईंटों से कम 2 गुना इसकी जो है लंबाई चौड़ाई मोटाई मिला करके होगी। काफ़ी मजबूत ईंटें हैं जो है। ये बताइए, जो आम के पेड़ दिख रहे हैं इस स्थल पे, किसी ने लगाया कि ऐसे उग गए? लगाया हुआ पेड़ है। साथियों देखिए, जो प्राचीन बौद्ध स्थल है वहाँ पे आसपास के लोग खेत की जुताई बुआई करके ज़मीनें काट रहे हैं, और लगातार पेड़ लगाने के माध्यम से वो स्थल जो है ख़त्म हो रहा है, क्योंकि उनकी जो जड़ें जब फैलती हैं तो नीचे जो स्थल होता है, चाहे वो दीवारें हों चाहे वो भवन हों, जो भी हों, उनको वो चीर देते हैं वो जड़ें, और कालांतर में वो जड़ें जब सड़ती हैं पेड़ नष्ट होने के बाद तो ईंटों को भी या दीवारों को भी उसको नुकसान पहुंचा देती हैं। ये बांस का पेड़ आपने लगाया था कि ये बहुत पहले से है? ये लगा हुआ था, इतना पौधा यहाँ है जी, सब लगा हुआ जी। साथियों हमारे कैमरामैन इधर आएंगे। और इस स्थल को आप दिखाएंगे जो है कि ये स्थल जो है गांव के आसपास के गांव के जो मकान हैं उससे ज़्यादा ऊंचा दिख रहा है। किसी भी मकान की ऊंचाई से इसकी हाइट ज़्यादा है। तो साथियों, कपिलवस्तु का इतिहास, भारत के बौद्ध स्थल का इतिहास इसी तरीके से हम आपको दिखाते रहेंगे। आप लगातार बौद्ध स्थलों के बारे में जानते, सुनते, समझते रहिए। त्रिपिटक साहित्य का अध्ययन कर दिए, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसका अध्ययन कीजिए, और बुद्धिज़्म को पढ़ते रहिए, क्योंकि बुद्धिज़्म का जो गौरव है, बौद्ध दर्शन का जो गौरव है, वो संपूर्ण विश्व का गौरव है। क्योंकि दुनिया के तमाम विद्वानों ने, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने, फिलोसफर ने, जितने भी लोगों ने किताबें लिखी, उन्होंने बुद्धिज़्म को ज़रूर पढ़ा।
और दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों पर, उनके दर्शन पर बुद्धिज़्म का कहीं न कहीं प्रभाव आपको दिखेगा। और ये जो बौद्ध स्थल हैं, बौद्ध दर्शन के प्रोटेक्शन के केंद्र थे, क्योंकि बौद्ध भिक्षु, तथागत बुद्ध और विशाल भिक्षु संघ जो है वहीं पे ध्यान साधना करते थे, पुस्तकें लिखते थे और धम्म देशना की चर्चाएं किया करते थे। तो कपिलवस्तु का ये जो स्थान है पचंगवा है, पंचगंवा। अब पंच माने 5, गंवा माने गांव। ये जो 5 स्थल आपको दिखे, ये 5 स्थल पंचगंवा के नाम से जाने जाते हैं। आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का लोकेशन जब ट्रैक करेंगे तो आपको पंचगंवा का लोकेशन ट्रैक मिलेगा, क्योंकि एक ऐतिहासिक जगह है। तो साथियों, इसी तरीके से हम आपको तमाम ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ प्राचीन बौद्ध स्थल का दर्शन कराते रहेंगे। और आप लोग एक मदद कर सकते हैं कि स्टार नालंदा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि तमाम लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बुद्धिज़्म से जुड़े हुए तमाम प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्यों को जानें और समझें और अपने संस्कृतियों की तरफ लौटते हुए अपने पुरातत्वों का, अपने प्राचीन स्थलों को संरक्षित कर सकें जो है। तो थैंक यू वेरी मच साथियों। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।